हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। टुडेस टॉपिक इज हाउ ब्रिटिश लूटेड इंडिया। भारत जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे ये देश एक गरीब और बैकवर्ड इकोनॉमी बन के रह गया। और समझते हैं इसको इस स्लाइड के माध्यम से। 1600 AD when East India Company came to India, it established its business in India. इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर था 23%। सो इंडियन इकोनॉमी वाज 23% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जब ब्रिटिश इंडिया से गए, इंडियन इकोनॉमी वाज जस्ट 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। अगर हम बात करें इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स की, इंडिया का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर था 30%। इट रिड्यूस टू 3% ओवर द 347 ईयर्स। मीन 1600 एडी में इंडिया वर्ल्ड के लगभग 1/3 एक्सपोर्ट्स करता था। इट केम डाउन टू 3% इन 1947। वैसे तो ये दोनों स्लाइड सफिशिएंट है ये एक्सप्लेन करने में दैट व्हाट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। और ये जो डेटा है इट इज इनफैक्ट ये एंगस मेडिसन की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। एंगस मेडिसन वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हु डिड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड इकोनॉमीज। एंगस मेडिसन का एक और डेटा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। इट इज परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। अगर आप इंडिया का यहां पे देखो, ड्यूरिंग 1600 AD, अगेन द ईयर व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, इंडिया का जो जीडीपी था इट वाज 74,250 मिलियन डॉलर्स। ये 1990 इंटरनेशनल डॉलर के हिसाब से। और 1947 में ये बढ़ के हो जाता है 2,55,852 मिलियन डॉलर्स। इंग्लैंड जो था जिसका शेयर इंडिया से बहुत ज्यादा कम था, इनफैक्ट लेस देन 10% था जीडीपी में। ये इंग्लैंड का जीडीपी है 6,007 मिलियन डॉलर्स। ये बढ़ के इंडिया से भी ज्यादा हो जाता है 314,969 मिलियन डॉलर्स। और अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति आय, 1600 में इंडिया में ऑन द एवरेज एक आदमी $550 कमाता था 1990 के प्राइसेस के हिसाब से। It increased to $618, whereas in Britain it increased from 974 to $6,361. So I think आप समझ गए होंगे that how India turned poor and Britain became richest country on the earth. Well, this is drain of wealth theory, बड़ा पॉपुलर है। इनफैक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी, इट वाज पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय दादाभाई नरोजी। दादाभाई नरोजी, he is hailed as grand old man of India. He wrote a book, Poverty and Un-British Rule of India. उस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे जो ब्रिटिश थे वो भारत से पैसा बाहर लेके जाते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? इट्स ए थ्योरी विच सेज दैट unilateral transfers of wealth from India to Britain without getting an adequate economic, commercial and material return. भारत से पैसा बाहर भेजा जाता था इन द फॉर्म ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश टाइम में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो इंपोर्ट से ज्यादा थे। सो देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। वो सरप्लस कहां था? वो ब्रिटेन अपने पास ले जाता था, इंग्लैंड में चला जाता था। काफी सारे पॉलिटिकल ट्रांसफर्स थे, करप्शन से पैसा बाहर चला जाता था, पेंशन्स थी वायसरायज को, और ना जाने क्या क्या, जहां से भारत से पैसा जो बाहर लेके जाते थे। डिफरेंट स्टडीज हैं, अलेक्जेंडर डो की स्टडी है, दादाभाई नरोजी की स्टडी है। नरोजी स्टडी से इट वाज 50 करोड़ पाउंड फ्रॉम 1835 टू 1872 जो भारत से बाहर गया। अलेक्जेंडर डो वन ऑफ द अर्लीस्ट, इनफैक्ट अर्लीस्ट जो एस्टिमेट्स हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के, ही सेज दैट 14,77,500 पाउंड 1770s में इंडिया से बाहर गए। सीएन वकील की फाइंडिंग है, केटी शाह एंड केजे खंबता की फाइंडिंग है, देन विलियम डिग्बी की ये फाइंडिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आज की डेट में ये फाइंडिंग है इनफैक्ट उत्साह पटनायक की। ही इज वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। शी
in her paper, which was published by Columbia University Press, she maintained that Britain took $45 trillion from India during 1765 to 1938. 1765 से 1938 तक ब्रिटेन इंडिया से $45 ट्रिलियन लेके गया. डियर फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट है $45 ट्रिलियन का, ये आप समझ लो कि अमेरिका का जो जीडीपी है उससे डबल है. तो 2 अमेरिका इंडिया से चले गए ड्यूरिंग दिस टाइम. अगर ये पैसा भारत में यूज होता, उत्सरा पटनायक सेज कि अगर ये पैसा भारत से इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड बिकेम रिच एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज पॉवर्टी, अगर ये पैसा भारत में ही रहता और भारत के लिए इंग्लैंड यूज करता तो ये वाली सिचुएशन आज नहीं होती. लुक एट दीज पैरामीटर्स. ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का 1860 से 1925 में कितना था? यू कैन जस्ट आप थोड़ा सा देखिए इस चीज को. ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का 0.5% पर एनम ड्यूरिंग 1860 to 1925 and 0.1% ड्यूरिंग 1925 to 1950. मींस ब्रिटिश टाइम में जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ थी, इट वाज ऑलमोस्ट निल. इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स. सेकंड इज इंडियाज लिटरेसी रेट. 1901 का सेंसस कहता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट 5% थी. 1951 में इट वाज 18%. कुछ ज्यादा चेंज नहीं है. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 22 इयर्स ऑन द एवरेज. एक भारतीय 22 साल जीता था 1911 में. इट वाज बिलो 30 इयर्स 1951 सेंसस. पर कैपिटा एनुअल कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन द एवरेज, an Indian used to consume 200 kg of food grain in 1900. ये कम हो गया 137 kg in 1946, 1 year before independence. और फेमाइन कैजुअलिटीज, जो अकाल पड़े भारत में, स्टडीज ये कहती हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम देयर वर अराउंड 31 फैमिन्स. 31 अकाल भारत में आए. एंड ऑल फैमिन्स दे वर अननेचुरल फेमाइन्स. नेचुरल नहीं थे, ये अननेचुरल थे. The wrong policies of the British government. और सुलिवन और हिकल की स्टडी है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है. इनफैक्ट बिटवीन 1880 to 1920 ब्रिटिश colonial policies in India claimed 100 million lives. 100 million लोग, they were perished in India. They were killed due to wrong British policies. It is more than all famines in the Soviet Union, Maoist China and North Korea combined. तो मैं तो कहूंगा कि ये जो 100 मिलियन लोग मरे, इट वाज जेनोसाइड बाय ब्रिटेन. वेल, 3 phases ऑफ ब्रिटिश रूल. मैंने जो आज की डिस्कशन है इसको मैंने 3 पार्ट में डिस्कस किया है कि जो ब्रिटेन था इंडिया में, उसका जो रूल रहा वो 3 पार्ट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं. वन इज अर्ली ब्रिटिश पीरियड 1600 to 1757 AD. सेकंड इज फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, 1757 to 1857 टिल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड थर्ड इज ब्रिटिश क्राउन पीरियड 1858 to 1947 AD. जो अर्ली ब्रिटिश पीरियड है 1600 to 1757 AD, everyone knows that East India Company, it came to India in 1600 AD. This is the headquarter of East India Company. जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसके 2 पर्पसेस थे. It had 2-fold objectives. One was finding raw material for the factories. जो ब्रिटेन में फैक्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था. वो कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा. सेकेंडली, सर्चिंग मार्केट फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. जो ब्रिटेन में फैक्ट्रीज थी उनका जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट था वो बेचना कहां है? भारत के बाजार में. बिकॉज इंडिया वाज ह्यूज मार्केट. इंडिया वाज नंबर 1 इकोनॉमी एट दैट टाइम. इंडिया एंड चाइना इनफैक्ट 2 कंट्रीज थी जिनका जीडीपी वर्ल्ड के 50% ऑफ जीडीपी से ज्यादा था. तो ये 2 कंट्रीज थी जहां पे अंग्रेज जो थे अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे थे. कंपनी एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया. Now the company people, they were just like commission agents. They were just like a middleman.
तो कंपनी के लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इंडिया से माल भेजते थे इंग्लैंड एंड यूज टू सेल इट एट वेरी ह्यूज प्राइस, और उसमें से वो प्रॉफिट अर्न करते थे, अपनी कमीशन अर्न करते थे. सो दिस वाज मोडस ऑपरेंडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो फर्स्ट फेज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडर की तरह रही. सो दे वर जस्ट लाइक बिजनेस पीपल. जो सेकंड फेज है, इट इज फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी टिल स्पॉय म्यूटनी 1757 से 1857 एडी. जो बैटल ऑफ प्लासी है, इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वाटरशेड इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री. व्हाई इट इज कॉल्ड वाटरशेड? बिकॉज ये वो टाइम था व्हेन जो इंग्लैंड था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंडर रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया. बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ थे फ्रेंच अलाइज, तो दोनों को ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी फोर्सेस ने हराया. उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वर्चुअल रूल स्थापित हो गया बंगाल में. बंगाल उस वक्त था सारा का सारा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार के पार्ट्स. सो कंपनी एक्वायर्ड बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल प्रोविंस. इकोनॉमिक पावर भी आ गई और पॉलिटिकल पावर भी आ गई. अब जब बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, उस वक्त अंग्रेजों के मन में एक बात चल रही थी, क्योंकि जो फर्स्ट फेज मैंने पीछे डिस्कस किया कि इंडिया से माल बाहर जाता था और बाहर से इंग्लैंड से सोना और चांदी आता था, गोल्ड एंड सिल्वर आता था. ब्रिटिश पीपल दे वर वेरी मच जेलस ऑफ ड्रेन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. वो ईर्ष्या से भरे हुए थे. इनफैक्ट दे कॉल इट सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल. Danger of drain of treasures from the west became a nightmare for British and they termed India as sink of precious metal. कि हमारा जो precious metal है वो डूब रहा है भारत में जाके. तो वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना थी, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि भारत को हम एक्सप्लॉइट करें, भारत से हम कुछ लूट के लेके जाएं और अपना हिसाब पूरा करें. सो कंपनी ने जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स बंगाल में ले ली, उसके बाद लूट शुरू होगी. डायरेक्ट प्लंडर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द गाइज ऑफ ट्रेड, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड करप्शन. इनके बारे में हम अब आगे चर्चा भी करेंगे. तो यहां से इनफैक्ट 1757 ऑनवर्ड इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है. 1857 we know about Indian history that फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको स्पॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, इट वाज फोर्ट. और स्पॉय म्यूटिनी ने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने ब्रिटेन साम्राज्य को हिला दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवरटेक किया ब्रिटिश क्राउन ने. ब्रिटिश क्राउन ने भारत का जो कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया. सबसे पहला काम, शशि थरूर अपनी किताब एन ईरा ऑफ डार्कनेस में कहता है कि इंडिया में 31,000 ट्रूप्स थे, जो ब्रिटिश रिक्रूट्स थे. इंडिया में सिर्फ 31,000 अंग्रेज थे. 1805 में नंबर बढ़ के हो गया 1,68,000 इन 1931. सबसे पहला काम उन्होंने किया, ब्रिटिश रिक्रूट्स बढ़ाना शुरू किए. सेकेंडली, हायर रैंक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन remained with British until 1920s who were appointed through Indian Civil Services exam held in England. तो जो हायर पोस्ट थी इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, they were in control of British. This period was characterized by colonial exploitation through industrial and financial capital. तो ये तीन फेजेस की बात मैंने की. अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, दो चीजों के ऊपर फोकस रहेगा, बिकॉज उस वक्त दो मेजर स्तंभ थे भारत के. एक था इंडियन एग्रीकल्चर, सेकंड वाज इंडियन इंडस्ट्री. हाउ ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड इंडियन एग्रीकल्चर एंड हाउ दे किल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके बारे में आज की चर्चा है. वेल, at the advent of British rule, Indian economy was stable or in a state of equilibrium, often called self-sufficient village economy. 1 AD से लेके 1600 AD तक इंडियन जीडीपी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया. तो इंडिया एक इक्विलिब्रियम की स्टेज में था. इकोनॉमिक्स में हम इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेज में था और एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी. हम उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितनी हमें कंजम्पशन की नीड्स होती थी, और एक इंटरडिपेंडेंट विलेज इकोनॉमी थी इंटायर कंट्री.
और जो प्रिंसिपल प्रोड्यूस थी इंडिया में, इट वाज wheat, rice, maize, millets and tobacco apart from cash crops like high quality cotton. इंडिया की जो कॉटन थी, जिसको मसलिन, ढाका की मसलिन, इट वाज क्वाइट पॉपुलर इन द वेस्टर्न मार्केट्स. Entire Europe, it was it used to buy Indian cotton, जो बड़ी हाई क्वालिटी कॉटन थी. लेकिन दो ब्रिटिश पॉलिसीज आई which destroyed Indian agriculture. One was land revenue policy and second was commercialization of Indian agriculture. Let us have a look at these two policies. So first one is Jamindari system, second is Mehalwari system, and third one is Ryotwari system. Jamindari system was introduced by Lord Cornwallis in 1793. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन द स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार. Under this system, it was a duty of Jamindar to collect land revenue from the farmers and submit with the government. And land revenue was as high as 91%. Right? Mehalwari system, it was introduced by Lord William Bentinck in 1822. It was introduced in the states of northwest frontier provinces, Punjab and near Ganga plains, जो नर्दर्न प्लेन्स थे, उन रीजन्स में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया. एंड अंडर महलवारी सिस्टम इट वाज द ड्यूटी ऑफ महलवार. महलवार मीन्स विलेज हेडमैन. इट वाज द ड्यूटी ऑफ विलेज हेडमैन और महलवार टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड सबमिट विद द गवर्नमेंट. थर्ड वन वाज Ryotwari system. It was introduced by Sir Thomas Munro in 1820s, and it was, in fact, Ryot means a single unit, farmer. So under Ryotwari system, farmer himself paid land revenue with the government. So there was no middleman, and it was introduced in the states of Madras, Bombay, Assam and Coorg district. तो ये Ryotwari, ये तीन सिस्टम थे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के. सेकेंड इज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन. कमर्शियल क्रॉप मींस टोबैको, रबर, कॉटन, इंडिगो, ये सारी प्रोड्यूस जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाएगी. व्हाई ब्रिटिशर्स promoted commercialization of agriculture? Because factories in Europe, they needed raw material. वो कहाँ से आएगा? चाहे वो कॉटन है, चाहे वो जूट है, चाहे वो इंडिगो है. इंडिगो डाइंग के लिए यूज किया था, इट वाज एन डाइंग एजेंट. कॉटन, वहां की कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए चाहिए था. तो इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना था, इसलिए फोकस था कि हम इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करें. अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ इंडिया में, उसके कुछ रीजन थे. वो फास्ट हुआ, बड़ी फास्ट हुआ, स्पीड अप हो गया सारा का सारा काम. उसका सबसे पहला रीजन है सुएज कैनाल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब पुराने जमाने में इंग्लैंड से इंडिया कोई आता था तो वो ये रूट था, पूरा का पूरा अफ्रीका होके नीचे जो केप ऑफ गुड होप है नीचे साउथ अफ्रीका में, वहां से होते हुए फिर ये मुंबई. तो ये जो डिस्टेंस था ये 19,800 किलोमीटर का डिस्टेंस था. Now this is Suez Canal which was opened during 1860s. 1860 के दशक में ये सुएज कैनाल जो है ये बन जाती है. एंड इट ज्वाइंस मेडिटेरियन सी. दिस इज मेडिटेरियन सी विद रेड सी. दिस इज रेड सी. मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ ये मिलाती है. एंड जो डिस्टेंस है बॉम्बे से लंदन का, वो कम होकर रह जाता है 11,600 किलोमीटर. सी अर्लियर इट वाज 19,800 किलोमीटर, अब ये रह गया 11,600 किलोमीटर. मींस लगभग 8,000 किलोमीटर से डिस्टेंस कम हो गया. एंड टाइम पीरियड वाज आल्सो रिड्यूस्ड बाय अराउंड 35 डेज. अब 35 दिन कम लगेंगे. पहले 35 दिन 35 डेज ज्यादा लगते थे, अब 35 दिन जो थे वो कट शॉर्ट हो गए और डिस्टेंस 8,000 से लगभग 8,000 से कम हो गया. नो इट स्पीड अप, स्पीड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो बड़ी तेजी से इंडिया में बढ़ने लगा. सेकंड इज एक्सपेंशन ऑफ रेल एंड रोड नेटवर्क. रेलवे स्टैब्लिश की गई
The purpose was not development. Purpose was to connect hinterlands with the ports so that raw material can be carried easily and in a faster way from hinterlands of India to the ports. और जो finished product England से आएगा, it could be transported to the different parts of the country through railway. तो ये main purpose था. Development of ports establish किए गए during British rule. Steamships invent हुई, उससे जो ships थे उनकी speed गति वो बढ़ गई. डेवलपमेंट ऑफ रेलवे तो खैर हो गया. देन अमेरिकन सिविल वॉर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टाइम था ये अमेरिकन सिविल वॉर का भी था. अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था रॉ कॉटन का. सो ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम अमेरिका टू ब्रिटेन स्टॉप्ड. तो इंडिया बिकेम नेचुरल एक्सपोर्ट. इंडिया एक नेचुरल चॉइस बन गया ब्रिटेन की कि यहां से हम कॉटन ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करें और ब्रिटेन में पहुंचाएं, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज को पहुंचाएं. अब ये कमर्शलाइजेशन का जो इंपैक्ट हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन बिकेम मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड. पहले जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन जो एग्रीकल्चर था, इंडियन इकोनॉमी थी, इट वाज सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, राइट. हर चीज हर जगह प्रोड्यूस होती थी. लेकिन बाद में स्पेशलाइज्ड होगी. पंजाब राइस पैदा करेगा, कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स हैं वहां टोबैको पैदा होगा, कुछ पर्टिकुलर रीजन है महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश के, वहां पे शुगर केन पैदा होगा, रबर पैदा होगी, टी पैदा होगी. सो दिस वे स्पेशलाइज एंड लोकलाइज कर दिया गया. कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो लेफ्ट द लैंड इनफर्टाइल. फार्मर्स दे वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो इन 15% ऑफ द लैंड. और जो इंडिगो कल्टीवेट करते थे, इंडिगो कल्टीवेशन के बाद जो लैंड थी वो इनफर्टाइल हो जाती थी. सो फार्मर्स दे वर रिलक्टेंट टू कल्टीवेट इंडिगो इन देयर लैंड. वेल, it enhanced the speed of transfer of ownership. Number of landless laborers rose from 8.2 million in 1871 to 1849 million. You can just see in 1951. जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी जमींदारी सिस्टम वाली, अब उसने क्या किया, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल था, जो खेती करता था, जो उसका एक्चुअल रूलर था, वो अब उस अपनी ही जमीन पे एक लैंडलेस, एक लेबरर बन के, फार्म लेबरर, फार्मर से फार्म लेबरर बन गया, क्योंकि वो लैंड किसके पास चलेगी, जमींदार के पास. अब जमींदार जो था थोड़े टाइम के बाद जब वो अपना अगर लैंड रेवेन्यू जो उसने कलेक्ट करना है फार्मर से, अगर वो नहीं देते हैं तो वो एक्वायर कर लेता था सारी की सारी, उनको वो निकाल देता था. सो इससे जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो बढ़ गए. अ न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड मिडलमैन emerged and famines, they became a regular routine feature of Indian economy. I told you that 31 famines India में आए during British rule and it took more than 100 million lives in the country. अब बात करते हैं कि ब्रिटेन ने इंडियन इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय किया. Now look at this figure. 1750 में इंडिया में जो इंडिया का शेयर मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का जो शेयर था इंडिया का, इट वाज 24.5%. इट केम डाउन टू जस्ट 2.8% इन 1880. ये सिर्फ 130 साल की जर्नी है. ये वो टाइम है जब बैटल ऑफ प्लासी से 7 साल पहले, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन 1757. 1750 से 1880 तक इंडिया का शेयर 24.5 से 2.8 तक रह गया. नो वाई हाउ ब्रिटिश जो इंडियन इंडस्ट्री का जो खत्म होना है उसके कुछ रीजंस थे. फर्स्ट इज डेसोलेशन ऑफ मुगल एम्पायर, बिकॉज अंडर द इंडियन रूलर्स द इंडियन इंडस्ट्री इट एंजॉयड पैट्रोनेज एंड प्रोटेक्शन. सोल्जर्स के लिए भाले चाहिए, लड़ाई की चीजें चाहिए, वो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती थी. उनको कपड़े चाहिए और जो मार्केट्स में जो भी नीड थी वो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती थी. लेकिन ब्रिटेन रूल के बाद क्या हुआ, एवरीथिंग वाज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. इंडियन इंडस्ट्री की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे खत्म होती चलेगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप, बिकॉज मैंने कहा कि ये वो टाइम था जब इंडिया, वहां पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया और बाहर से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे. डिस्टोर्टेड ट्रेड पॉलिसी किल्ड इंडियन टेक्सटाइल. जो ट्रेड पॉलिसी थी इट वाज हाईली डिस्टोर्टेड. जो बाहर से चीज आएगी, जो इंपोर्ट होगी, उसके ऊपर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लग गई.
और जो इंडिया से बाहर जाएगा उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग गई. सो इंडियन टेक्सटाइल इट लॉस्ट its competitiveness in the world markets because Indian textile became very expensive due to heavy export duties. तो चाहे वो जर्मनी था, चाहे स्पेन था, चाहे वो इंग्लैंड था, फ्रांस था, इन सब मार्केट्स में इंडियन जो टेक्सटाइल था उसकी मांग कम हो गई, डिमांड कम हो गई बिकॉज ऑफ हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज. By 1860, India had transformed from being a net exporter to net importer of textiles. Textiles में हम net importer बन गए. ढाका, which was famous for its muslin, मलमल, कॉटन, वहां की जितनी फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, वहां के लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. दे शिफ्टेड टू सम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस. सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आज की जो चर्चा थी उसमें मेन पर्पस यही था कि हम समझें कि ब्रिटिशर्स ने भारत को कैसे लूटा, कैसे हमको गरीब बनाया, बैकवर्ड बनाया. और ये पैसा अगर भारत में यूज होता, क्योंकि ब्रिटेन की टेक्स्ट बुक में, ब्रिटेन के स्कूल्स में ये कभी नहीं पढ़ाया जाता कि ब्रिटेन बिकेम रिच एट द कॉस्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि वो कंट्री रिच इसलिए हो गई क्योंकि वहां के लोगों में एक एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी है, इनोवेटिव आइडियाज हैं, लेकिन सच्चाई से उनको कभी भी अवगत नहीं कराया गया. सो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा. आपके कोई भी कमेंट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.